साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2 या आवर पास्ट पार्ट 2। तो इस पुस्तक में टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं। इन 10 चैप्टर को हम लोग एक एक वीडियो के अंतर्गत इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और आज के पहले वीडियो में हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दो मानचित्र देखेंगे, तो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो ये मानचित्र 1 है जो आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो मानचित्र 1 जो है ये अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। और यहाँ जो नक्शा दिया गया है यह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। और भारतीय उपमहाद्वीप को ये जो चित्र है आपका, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसा जो दूसरा मानचित्र है, मानचित्र 2, यदि आप मानचित्र 2 को देखें यहाँ पर तो ये जो दूसरा मानचित्र है ये आपका एक फ्रांसीसी मानचित्रकार इन्होंने 1720 में बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1720 में बनाया था। और दोनों नक्शे जो हैं एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी अंतर है। ये मैप और ये जो मानचित्र है, अल इद्रासी के नक्शे में दक्षिण भारत जो है उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है वो ऊपर की तरफ है। तथा जगहों के नाम जो है वो क्या है, अरबी में दिए गए हैं। और उनमें से कुछ जो है जाने पहचाने नाम आपको मिलेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जबकि मानचित्र 2 जो है पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, क्योंकि पहला जब बनाया गया था वो कब बनाया गया? 1154 बनाया गया था, और दूसरा 1720 में बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। ये टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपकी काफ़ी सूचनाएं जो हैं वो बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। जो दूसरा वाला मैप है ये हमें ज़्यादा दिखा हुआ आज के परिप्रेक्ष्य में लगता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका श्रीलंका है, ये आपका मालाबार तट है, इधर आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज़्यादा फेमिलियर है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। इसमें आप देखेंगे काफ़ी बारीक ब्यौरे जो हैं, एक एक जगह के नाम इसमें लिखे गए हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी जो हैं अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखें तो इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों को दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर कुछ नई और पुरानी शब्दावलियों की बात करते हैं। तो अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख जो हैं कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी ये मतलब शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय जो था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। मतलब ये पूरा जो हम इस वर्तमान का भारत है इस पूरे इलाके के लिए नहीं था, बल्कि केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से
वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है वर्तमान परिदृश्य में। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो वनवासी होता था वो विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब इतिहासकार और उनके कुछ स्रोत की बात करें तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के सोर्स या स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब क्लास 6 की जो पुस्तक थी उसमें गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ा, तो उस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में वहाँ पर पढ़ाया गया। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य के अंदर भवन निर्माण कला इत्यादि आती हैं तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। जहाँ पे हम लोग मैप की बात कर रहे हैं यहाँ से, इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों या सोर्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। किस में रखा जाता था? पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि अभिलेखागार के बारे में नहीं पता तो अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इन अभिलेखागारों में ये पांडुलिपियाँ रखी जाती थी। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या जो नकल नवीस होते थे ये हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब एक चीज़ जो लिखी होती थी उसकी ही, जैसे आज फोटोस्टेट कराते हैं फोटोकॉपी, उसी प्रकार से वो दूसरी उसकी प्रतिलिपि बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते हो कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन जो है महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है तथा कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है,
ये यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है, तो यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक जो है किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का जो आकार है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघुचित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो मिनिएचर क्या होता है? लघुचित्र ही होता है। तो कभी कभी इन लघुचित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था और ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चल करके संग्रहकर्ता जो है अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। आगे चलते हैं आगे और थोड़ी सी इस फिगर को देखें तो यह क्या है? यह एक लिपि है। तो इसके बारे में बात करें तो लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। नस्तलिक लिपि जो होती है, नस्तलिक लिपि में क्या होता है? बाईं ओर में वर्ण जोड़ करके धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी जो होती है ये अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना जो होता है वो आसान होता है। तथा जो शिकस्त लिपि होती है ये दाईं ओर से, तो यहाँ याद रखिए नस्तलिक लिपि में बाईं ओर से और शिकस्त लिपि में दाईं ओर से ये अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। तो सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट का इस्तेमाल, तो रहट आप ये फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार से सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन या नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो यहाँ याद रखिए आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी जो है भारत में बाहर से ये आए हैं। ठीक है, ये यहाँ के मूल नहीं है। परिणाम स्वरूप यह काल जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है, सन 700 से लेकर 1750 वाला। इस युग में लोगों की गतिशीलता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ क्या होता था? ये मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली एक जाति थी। तो आदि समूहों ने भी इसका जो अवसर थे उनका लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर वनवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो यहाँ यदि पर्यावास का मतलब देखें कि पर्यावास का मतलब क्या होता है, तो पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यावास में परिवर्तन कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर जो है ये उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे।
जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे जो थे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, तथा अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे देखें, अब थोड़ा सा क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें तो चोल, तुगलक या मुगल जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ये इसका जो काल रहा था 1266 से 1287, इसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति जो है उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल तथा गौंड से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जो द्रविड़ इलाका कहलाता था ये भी आ जाता था। गौंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे जो थे पलायन कर जाते थे। तथा इसके अलावा इतिहासकार विजय अभियान के उन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते थे। तथा यहाँ पर आगे देखें तो सन 700 से लेकर के सन 700 तक कई क्षेत्रों में के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। जब अध्याय 9 आप पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी वहाँ मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए जब हम लोग अध्याय 3 और अध्याय 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चलते हैं। जैसे कि मुगल वंश काफ़ी लंबा चलता है और खलजी वंश जो है काफ़ी कम टाइम तक चलता है। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य जो है फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आकर के थोड़ा सा ये जो मानचित्र है इसको थोड़ा सा देखें तो ये जो मानचित्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबशर फी ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये प्रांत यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि आप देखें तो आपका ये जो 10 वाला है ये आपका दिल्ली है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 11 जो है ये बदायूं है, 12 जो है ये कन्नौज है, यहाँ पे ये जो 14 है ये अवध है। इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर बिहार है, 15 बिहार है और ये 16 है ये लखनौती है। इसी प्रकार से आप देखें तो ये आपका तेलंगाना है, यहाँ पे ये मालाबार है और ये आपका देवगिरी है, ये गुजरात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इसमें बताए गए हैं। तो इनके सारे नाम जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे नामों को यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में शामिल थे। आगे चलते हैं।
आगे थोड़ा सा यहाँ पर भाषा तथा क्षेत्र के बारे में बात है। तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी है आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी है तमिलनाडु में, गोंडी है बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। जैसे ये सब क्या किसी विशेष क्षेत्र की भाषाएं थी, परंतु संस्कृत किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। तो ऐसा जो है भाषा और क्षेत्र के बारे में ऐसा उल्लेख भी मिलता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था जो है कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म जो है प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। मतलब जो ब्राह्मण थे इनका दबदबा और बढ़ गया। संरक्षक का मतलब क्या होता है? संरक्षक का मतलब था कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। आगे देखें तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में जब हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से इसकी जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में, याद रखें कब, 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। तो याद रखिएगा जो शिया होते हैं वो किसके अनुयायी होते हैं? वो पैगंबर साहब के जो दामाद अली थे उनको अपना नेता मानते हैं। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो यही शिया और सुन्नी में डिफरेंस है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी, ये क्या है? ये इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं। इनकी सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब समय और इतिहास के कालखंडों पर थोड़ा विचार करते हैं। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन जो है इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी।
इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो क्लास 6 की पुस्तक है उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश के बारे में बात की गई, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। और जो ये वाली पुस्तक है क्लास 7 की, इसमें इतिहास में जो पढ़ाया जाएगा वो प्रायः मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात की जाएगी। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल जो हैं अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ठीक है, 700 से लेकर 1750 वाला जो है, आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ जो हैं 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है तथा आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना अपने पिछले जो क्लास 6 की है उससे यदि आप करें तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं हुए हैं। और आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक चैप्टर में आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका पहला, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।